हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। इससे पहले भी तीन लेक्चर्स बन चुके हैं और उसके वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और फर्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको बताया था कि आपके सिलेबस में दो बुक और उसके पार्ट्स दो हैं, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में भी 7 चैप्टर एंड पार्ट सेकंड में भी 7 चैप्टर है। तो इस तरह से आपको ओवरऑल 14 चैप्टर्स की स्टडी करनी थी। और पहला चैप्टर था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और उसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया था। इंट्रोडक्शन बताने के बाद फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया था, ये पहले लेक्चर में था। दूसरे लेक्चर वीडियो में अगर देखें तो आपको एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया था, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। और थर्ड वीडियो लेक्चर में आपको प्रिसीजन, एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट फिगर बताया गया था। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब सब्सटेंसेस आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो उनके लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या रूल्स हैं, किन बिहार पर वो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उसको कहा गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देखें तो 5 लॉज बने। पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड फिफ्थ गैलोसाइस लॉ ऑफ गैसेस फॉलो। यानी ये 5 लॉज हो गए और वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर देखें तो इस लॉ को दिया एंटोनी लेवोसियर ने 1789 में और बताया क्या कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का मिलता है आफ्टर चेंज। यानी मास कांस्टेंट होगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा। तो सीधा आपने समझा कि किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज में अगर देखें तो मास कांस्टेंट होता है, जितना रिएक्टेंट का मास आप लेते हो उतना ही मास आपको प्रोडक्ट का मिलता है। अब एक एग्जांपल अगर यहां पर देखें, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को थर्मली डिकम्पोज करें HgO, अगर थर्मली हम डिकम्पोज कराएं तो देखेंगे कि 100 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को थर्मली डिकम्पोज किया गया था तो 92.6 ग्राम मर्करी लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन 7.4 ग्राम गैसेस फॉर्म में ऑब्टेन हुआ। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 ग्राम कंप्लीट हो जाएगी। 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया गया तो 100 ग्राम प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। लेकिन अब ड्रॉबैक क्या है, कई सारे ऐसे रिएक्शंस में देखा गया कि जितना मास रिएक्टेंट का था उतना मास प्रोडक्ट का ऑब्टेन नहीं हुआ, जितना मास रिएक्टेंट का था उतना मास प्रोडक्ट का ऑब्टेन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मास का कुछ अमाउंट यानी सब्सटेंस का जो मास था वो मास का कुछ अमाउंट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉ कंप्लीटली एप्लीकेबल सारे रिएक्शंस पर नहीं है, क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्टेबल होता है और मास एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा तो कुछ ना कुछ मास का लॉस होगा। इसका मतलब रिएक्टेंट का मास जो होगा वो प्रोडक्ट के मास प्लस एनर्जी के सम के इक्वल होगा। ये इसका मॉडिफिकेशन किया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें ये भी कहा गया मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी मैटर को ना बनाया जा सकता है, नहीं खत्म किया जा सकता है, फिनिश नहीं किया जा सकता। इसका मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसा कि कुछ अमाउंट एनर्जी का ऑब्टेन होता है प्रोडक्ट में यानी रिएक्शन करने के बाद। तो इस तरह से आपने जाना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो जो केमिकल रिएक्शन में मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास मिलता है। लेकिन आइंस्टीन ने इसको मॉडिफाइड करके बताया कि द मास ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इक्वल्स टू द
सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी, यानी एंड एनर्जी उन्होंने इनपुट कर लिया। अब सेकंड पर आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसको दिया था जे ट्राउस ने 1799, यानी लगभग 10 इयर्स लेटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर लेटर। अब इस लॉ में क्या कहा गया कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्शन करते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन कंबाइन करने का जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा बाय मास। यानी जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास तो वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका डेफिनेशन देखें, ए केमिकल कंपाउंड इज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में देखें, कैल्शियम का मास 40 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पर रेशियो देंगे 14:60, 40:60 मींस सिंपलेस्ट रेशियो इसका होगा 5:2, यानी जब कैल्शियम और ऑक्सीजन 5:2 में कंबाइन करेगा बाय मास तभी कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। फिर सेकंड देखें CO2 के केस में, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन ये कंबाइन करने का जो रेशियो होगा वो 12:32, यानी सिंपलेस्ट रेशियो देंगे 3:8। इसका मतलब कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा तो उस कंडीशन में कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने का जो रेशियो होगा वो 3:8 होगा। तो इस तरह से आपने जाना कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब उस रेशियो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास के रेशियो में ही कंबाइन करना होगा तभी वो पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, जैसे मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास वो फिक्स होता है, लेकिन उनके आइसोटोप्स के केस में देखें तो ये वेरिएशन पाया जाता है। उनके आइसोटोप्स के केस में क्या होगा, ये वेरिएशन पाया जाता है। इसलिए आइसोटोप्स जब रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो उस कंडीशन में डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ फॉलो नहीं होता है। लिख दिया यहाँ, नॉट एप्लीकेबल ऑन आइसोटोप्स, यानी अगर आइसोटोप्स केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वहां पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होता है, क्योंकि आइसोटोप्स का मास अलग अलग हो जाएगा और कंबाइनिंग रेशियो भी वेरी कर जाएगा। इस वजह से आइसोटोप्स पर ये रूल या ये लॉ एप्लीकेबल नहीं। अब सेकंड पर आते हैं, सेकंड ड्रॉबैक का देखें कि कुछ केसेस ऐसे पाए गए कि एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में तो कंबाइन कर रहे हैं लेकिन एक से ज्यादा कंपाउंड्स भी बन जा रहे हैं या एक से ज्यादा कंपाउंड्स के बनने की पॉसिबिलिटी, जैसे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो अगर 24:6:16 दिया जाए या सिंपल रेशियो 12:3:8 दिया जाए तो इथेनॉल यानी C2H5OH भी बनता है और CH3COCH3 भी बनता है। ठीक, ये CH3OCH3, ठीक, यानी इथेनॉल भी बनता है और मेथॉक्सी मीथेन या इसी को बोलेंगे डाइमेथिल ईथर। तो दोनों का कंबाइनिंग रेशियो सेम है लेकिन कंपाउंड दोनों कंप्लीटली एक दूसरे से अलग है। तो इस तरह से ये ड्रॉबैक, आपने दो ड्रॉबैक लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में जाना। पहला ड्रॉबैक है कि आइसोटोप्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा और दूसरा ड्रॉबैक आपने जाना कि कंबाइनिंग रेशियो फिक्स होने के बाद भी कुछ कंपाउंड्स यानी कुछ केसेस में जब कंबाइनिंग रेशियो फिक्स है तो एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनने की पॉसिबिलिटी है। ये आपने दो लॉ जाना, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा आपने जाना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अब आते हैं थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ की बात करें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको दिया डॉल्टन ने 1804 में। कब दिया? 1804। क्या बताया कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं जिसमें एक का तो मास फिक्स होगा, एक एलिमेंट का तो कंबाइनिंग मास फिक्स होगा, लेकिन जो दूसरे के कंबाइन करने का रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। क्या होगा? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब जैसे अगर एग्जांपल, पहले इसके डेफिनेशन को जान लें। टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स, बट द मास of one element combined with a fixed mass to the other having simplest ratio.
टू वन अनदर। अब देखिए जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो CO एंड CO2 बनाता है। अब CO के केस में देखें तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो देखें 12:16 है, यानी 3:4। और अगर CO2 में देखें कार्बन ऑक्सीजन के कंबाइन करने का रेशियो तो 12:32 यानी 3:8। इसका मतलब आपने जाना कि कार्बन और ऑक्सीजन अगर 3:4 में कंबाइन करेगा तो CO बनाएगा और 3:8 में कंबाइन करेगा तो CO2 बनाएगा। यानी जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंबाइनिंग रेशियो अलग होगा। कंबाइनिंग रेशियो वेरी करेगा, कंपाउंड्स बदल जाएंगे, वो एलिमेंट वही दोनों रहेंगे। अब आते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ थोड़ा अलग टाइप का है। अब इसको समझिए पहले एग्जांपल्स के थ्रू। हाइड्रोजन कार्बन से कंबाइन करता है तो CH4 बनाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो H2O बनाता है, और ये जब दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो CO2 बनाते हैं। अब आते हैं पहले इसके एग्जांपल पर, इसको क्लियरली समझा जाए। ये जो सर्किल में लिखे हुए हैं ये इसके मासेस लिखे हैं, जो बाई पार्ट मास बाई पार्ट जितना कंबाइन कर रहा है वो लिखा हुआ है, इसको मैंने सर्किल कर रखा है ये। और अगले एग्जांपल पे भी अब इसको समझिए। कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा CH4 बनाएगा, कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा CH4। अब देखें कार्बन का 12 पार्ट बाई मास हाइड्रोजन के 4 पार्ट बाई मास से कंबाइन करेगा तो CH4 बनाता है। फिर से समझिए, 12 पार्ट कार्बन का 4 पार्ट हाइड्रोजन का कंबाइन करेगा तो CH4 बनेगा। अब इस दूसरे इसी में आते हैं, कार्बन का 12 पार्ट ऑक्सीजन के 32 पार्ट बाय मास कंबाइन करता है तो CO2 बनाता है। अब देखें यहां पर अगर देखें तो ये रेशियो फिक्स है, ये मास फिक्स है 12:10, चाहे वो CH4 के बनने में हो चाहे CO2। लेकिन यहां पर देखें कंबाइनिंग रेशियो क्या है 4, और यहां पर क्या है 32, यानी यहां पर देखें तो 4:32 का मतलब 1:8। क्लियर? यानी ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 32, यानी हाइड्रोजन कार्बन का 12 पार्ट बाय मास 4 पार्ट हाइड्रोजन से कंबाइन किया तो CH4 बनाया, और 32 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो CO2 बनाया। तो 12 तो फिक्स है, यहाँ 4 और 32, तो रेशियो क्या है 1:8। 4:32 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें 1:8। अब आते हैं यहाँ पर देखिए अगर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन करें तो 2 पार्ट हाइड्रोजन का 16 पार्ट ऑक्सीजन से बाय मास कंबाइन कर रहा है। तो यहां पर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:16, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें 1:8। इसका मतलब जो तीनों एलिमेंट के आपस का कंबाइन करने का रेशियो है वो क्या है 1:8, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। लेकिन अब यहां पर है, यहां पर देखिए हाइड्रोजन सल्फर से कम 2 पार्ट हाइड्रोजन 32 पार्ट सल्फर से कंबाइन करके क्या बना रहा है 2 पार्ट हाइड्रोजन सल्फर के 32 पार्ट से कंबाइन करके क्या बना है H2S, और 2 पार्ट हाइड्रोजन का 16 पार्ट ऑक्सीजन से बाय मास कंबाइन करके H2 बना रहा है। यहां पर देखें 2 फिक्स है, और इसका रेशियो देखें तो 32:16, ये सल्फर और ऑक्सीजन के लिए, तो सिंपलेस्ट रेशियो है 2:1। अब यही केस अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर का 32 पार्ट बाय मास ऑक्सीजन के 32 पार्ट बाय मास से रिएक्शन करेगा तो SO2 बनाता है। अब सल्फर के केस में देखें तो 32:32 यानी 1:1। अब यहां पर ये तो फिक्स हो गया, लेकिन यहां पर देखिए ये मल्टीपल हो गया। अब इस चीज को पूरी तरह समझें कि जब एक एलिमेंट किसी दो अदर एलिमेंट से कंबाइन करता है तो एक का तो मास फिक्स होगा, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करेगा उसका सिंपलेस्ट रेशियो अगर लें तो वो या तो सिंपलेस्ट नंबर में होगा या तो उसका मल्टीपल होगा। यहां पर डेफिनेशन भी देखें, द रेशियो ऑफ masses of two elements A and B combined separately with the fixed mass of the third element। ये दो अलग अलग एलिमेंट ऐसे
जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट से रिएक्शन करेंगे तो जो कंबाइन करने का रेशियो होगा या तो सेम होगा, जैसा कि यहाँ है, सॉरी यहाँ पर 1:8 1:8 और मल्टीपल ऑफ द रेशियो, और यहाँ पर देखें 2:1 1:1, यहाँ पर देखें 1:2 आ रहा है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो गया। अब अगले लॉ पर आते हैं। 4 लॉज हो गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब आते हैं फिफ्थ लॉ जो है लॉ ऑफ गैल्यूसेक्स का लॉ है। तो गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। अब देखिए कि गैसेस सिस्टम को के कॉम्बिनेशन करने का क्या रेशियो है, उसको स्टडी करने के लिए, जानने के लिए गैल्यूसैक ने इस लॉ को दिया। अब वो लॉ क्या है देखिए, फिफ्थ लॉ का गैल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैल्यूसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब इस लॉ में देखिए क्या बताया, ये लॉ 1808 में दिया गया था। कब दिया गया? 1800। इसमें बताया क्या क्या, अंदर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस combined chemically to produce equal volume of product। अब देखें क्या जैसे यहां पर देखिए H2 पहला एग्जाम्पल, H2 plus Cl2 gives out 2HCl, H2 plus Cl2 gives out 2HCl। ये वन वॉल्यूम हाइड्रोजन, वन वॉल्यूम क्लोरीन से रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम HCl प्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए N2 plus 3H2 gives out 2NH3। यहां पर देखिए तो 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2। अब देखिए 1 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम से, 3 वॉल्यूम वाले H2 है, लेकिन एक वॉल्यूम से रिएक्शन करके तो 1 और 1 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहा है। थर्ड एग्जांपल देखिए 2H2 plus O2 gives out 2H2O। अब यहां पर देखिए तो 2 वॉल्यूम ये है, 1 वॉल्यूम ये है, लेकिन इसका 1 वॉल्यूम इसका 1 वॉल्यूम से रिएक्शन कर रहा है तो 2 वॉल्यूम H2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से आपने गैल्यूसैक्स लॉ को जाना, ये सारे लॉज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पांचों हो गए। अब अगला टॉपिक जानते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। क्या है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? सोचो जरा, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था, हो सकता है थोड़ा ध्यान है, कुछ ध्यान है भाई? नहीं ध्यान है, चलो कोई बात नहीं, काफी टाइम हो गया, याददाश्त भी थोड़ी कमजोर है आप लोग की, तो याद आने में भी थोड़ा सा समय लगता है। चलिए कोई बात, आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की अगर बात की जाए तो पहला एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दिया, क्या बताया?
आते हैं 1 by 1 करके पॉइंट्स पर। यहां पर देखिए एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस और मैटर, यानी किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है या यूनिट है वो एटम है। क्यों कहा गया? क्योंकि एटम लिया गया है लैटिन वर्ड एटमॉस, जिसका मतलब होता है अनकट और इनडिविजिबल। इसका मतलब क्या है कि एटम वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिससे और उसके स्मॉलेस्ट पार्ट में उसको ब्रेक ना किया जा सके। सेकंड, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी ये जैसे होंगे इसमें इन शेप, साइज एंड मास। ठीक, अब दोनों चीजें समझो कि किसी भी सब्सटेंस या मैटर का एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट या यूनिट एटम होगा, और एटम किसी भी एलिमेंट के सारे एटम्स किसी भी एलिमेंट के आइडेंटिकल होंगे, सेम साइज एंड मास में। और थर्ड पॉइंट पर आते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर different in shape, size and mass, यानी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को देखा जाए तो उनका शेप, साइज, मास अलग अलग होगा। फोर्थ पॉइंट, एटम्स कैन neither be created nor destroyed। ठीक, और फिफ्थ पॉइंट, एलिमेंट्स combined in a fixed proportion by mass to form compound। अब फिर से पूरी बात इनकी समझी जाए कि इन्होंने अपने एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा, स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होंगे शेप, साइज, मास में। अलग अलग एलिमेंट्स में देखेंगे तो एटम अलग अलग होंगे एक दूसरे से कंपेयर करने पर, शेप, साइज, मास सबके अलग अलग होंगे अगर अलग अलग एलिमेंट्स में देखें। तीसरी चीज, चौथी, एटम को ना तो बनाया जा सकता है ना फिनिश किया जा सकता है, और एलिमेंट जब फिक्स रेशियो बाय मास कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक यह है कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हुई, तो ये कहा गया कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं, वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। एक एलिमेंट के सारे एटम का मास अलग अलग पॉसिबिलिटी है, जिसको हम आइसोटोप्स के नाम से जानते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का मास सेम हो सकता है, जिसको आइसोबार्स कहा गया। एटम को क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते, लेकिन चेंज कर सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, जैसा कि आपने ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स के बारे में सुना होगा। 92 एटॉमिक नंबर के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब यूरेनियम से बने हुए हैं, इसलिए उनको ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट कहा गया। और इस प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं, यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होना। और एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन ये लॉ ऑफ गैल्वेनोइड्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को फॉलो नहीं करते। कौन? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब आते हैं कि इनके ड्रॉबैक्स आपको बता दें कि ये चीजें हुई, लेकिन अब मॉडिफाइड करके जो बनाया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसको कहा गया मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी।
अब देखिए, मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, या इसी को कहा गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब आते हैं इसमें क्या क्या बातें बताएंगे। अब देखिए, पहला पॉइंट, एटम्स आर नॉट स्मॉलेस्ट yet they consist of subatomic particles like electron, proton and neutrons। सेकेंड पॉइंट, कहा गया कि एटम्स आइडेंटिकल होंगे शेप साइज मास में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एटम्स of an elements may have different masses like isotopes। अब अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो क्लास 9 में हमने डिस्कस किया होगा। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल इसमें देखें तो एग्जाम्पल में देखें H1, H2 एंड H3, ये तीनों ही हाइड्रोजन के एटम हैं और इनके मासेस क्या है, H1, H2 एंड H3। अब थर्ड पॉइंट अगर देखें तो थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक एलिमेंट के एटम को अगर हम दूसरे एलिमेंट के एटम से कंपेयर करें तो उनका मास क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, लेकिन सेम मासेस होने की पॉसिबिलिटी